Hello dear students. So in your metrology and instrumentation subject, yesterday we had discussed about the basic unit of surface roughness. Okay. So surface roughness को दर्शाने के लिए जो बेसिक यूनिट है उसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। उसमें आपका CLA नंबर था, ओके, RMS नंबर था, ओके। उसके बाद हमने देखा था सरफेस रफनेस टेस्टिंग सिस्टम, जो अलग अलग सिस्टम्स है सरफेस रफनेस मेजरमेंट की, उसमें देखा था हमने अलग अलग सिस्टम्स, आपकी एम सिस्टम्स थी, ई सिस्टम्स थी, ओके। तो उसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। नाउ देर आर टू मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ सरफेस, इनडायरेक्ट मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। सो इनडायरेक्ट मेथड हमने कल डिस्कस किया था। उसमें आपका टच इंस्पेक्शन था, स्क्रैच इंस्पेक्शन था, माइक्रोमीटर इंस्पेक्शन था, ओके, विजुअल इंस्पेक्शन, सरफेस फोटोग्राफ, माइक्रो इंटरफेरोमीटर एंड वायरलेस सरफेस डायनोमीटर। सो इतने आपके अलग अलग मेजरमेंट है इंडायरेक्ट मेजरमेंट में। उसमें हमने कल तक डिस्कस किया था, विजुअल इंस्पेक्शन तक हमने कल डिस्कस किया था, ओके। सो टुडे वी विल कंटिन्यू फोटोग्राफ। सरफेस फोटोग्राफ में क्या होगा? सो इट इज़ अ वन ऑफ द इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द सरफेस रफनेस। तो इसमें क्या होगा, આ પદ્ધતિમાં અલગ અલગ પ્રકારના ઇલ્યુમિનેશનની સરફેસના મેગ્નિફાઈડ ફોટોગ્રાફ્સ લેવામાં આવે છે, જેના પરથી સરફેસની અનિયમિતતા જાણવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે વર્ટિકલ ઇલ્યુમિનેશનથી લીધેલા ફોટોગ્રાફમાં અનિયમિતતાઓ અને સ્કેચીસ, ઘાટા બિંદુ જેવા અને સરફેસ પરના ફ્લેટ ભાગ જેએસવી દેખાય છે. એટલે શું, આપણે જે તમારા સરફેસ છે જેનું આપણે મેઝરમેન્ટ કરવાનું છે સરફેસ રફનેસનું, તેના આપણે ફોટોગ્રાફ લઈશું, ઓકે. અને એ ફોટોગ્રાફ્સને આપણે કમ્પેર કરીશું, ઓકે. જો તમારા માં અનિયમિતતા એટલે ઇરેગ્યુલરિટીઝ દેખાય અને સ્કેચીસ દેખાશે, ઘાટા બિંદુ તરીકે દેખાશે, તો તેને આપણે કહીશું ડાર્ક સ્પોટ. અને સરફેસ રફનેસ તમારી ફ્લેટ દેખાશે, તો તમારો જે એરિયા હશે એકદમ બ્રાઇટ દેખાશે, ઓકે. સો વર્ટિકલ ઇલ્યુમિનેશનથી લીધેલા ફોટોગ્રાફમાં અનિયમિતતા અને સ્કેચીસ, ઘાટા બિંદુઓ જેવા અને સરફેસ પરનો ફ્લેટ ભાગ તેજસ્વી દેખાશે. તો જે તમારો ફ્લેટ ભાગ હશે સરફેસ પરનો તે તમારું એકદમ બ્રાઇટ દેખાશે, અને જ્યાં તમારે સ્ક્રેચીસ હશે તે તમારા ઘાટા બિંદુ તરીકે તમને સ્પોટ દેખાશે એ ફોટોગ્રાફમાં. તો એની ઉપરથી આપણે સરફેસ રફનેસનું मेजरमेंट કરી શકીએ છીએ. नेक्स्ट मेथड है તમારી માઇક્રો ઇન્ટરફેરોમીટર. तो इसमें क्या होगा, सो આ પદ્ધતિમાં જે સરફેસ ચેક કરવાની હોય તેના પર ઓપ્ટિકલ ફ્લેટ મૂકીને મોનોક્રોમેટિક લાઇટ વડે ઇલ્યુમિનેટ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તેના ઇન્ટરફરન્સ બેન્ડનો માઇક્રોસ્કોપ વડે અભ્યાસ કરી રફનેસનું ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે સ્કેચીસ इंटरफ्रेंस लाइनों जो भी देखाय है, जो डार्क बैंड थी ब्राइट बैंड तरफ जाती हो तेम देखाय है. सो इसमें क्या होगा, आपका जो माइक्रोमीटर है उसकी हेल्प से क्या करेंगे, हम उसका मैग्नीफाइड करेंगे और टेस्टिंग करेंगे. तो जहाँ पे आपका स्केचेस होगा, स्केचेस जैसी लाइन होंगी वो आपकी कैसी होंगी, डार्क दिखेंगी, ओके. और बैंड जैसा आपको वहाँ पे शो होगा इन द माइक्रोमीटर. इसमें मेथड है आपकी वायरलेस सरफेस डायनोमीटर. सो इसमें क्या होगा, आ रीतમાં ઘર્ષણની મદદથી સરફેસ રફનેસનું ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવે છે. આમાં એક પેન્ડુલમ ઉપર ટેસ્ટિંગ सरफेस સાથે ઘસાય તેવા शूज़ लगाड़ेला હોય છે, ओके. तो इसमें क्या होगा, एक पेंडुलम के ऊपर आपका शूज़ होगा, तो जहाँ पे हमें टेस्टिंग करनी है सरफेस की उसके ऊपर हम उसको मूव करेंगे. सो पेंडुलम पर निर्धारित स्प्रिंग प्रेशर આપવામાં આવે છે અને તેની ઉચકીને સરફેસ પર સ્વિંગ થવા દેવામાં આવે છે. જો સરફેસ સ્મૂથ હશે તો પેન્ડુલમ અને સરફેસ વચ્ચે ઘર્ષણ ઓછું થશે, જેથી પેન્ડુલમ સ્વિંગ टाइम વધારે રહેશે. આમ આ स्विंग टाइम ने कैलिब्रेट કરીને सरफेस टेक्सचर की माहिती मेળવવામાં આવે છે, ओके. तो इसमें क्या करेंगे, जो आपका पेंडुलम है उसके ऊपर शूज़ होगा, उसको हम उसके ऊपर मूव करेंगे तो उससे क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, ओके. तो अगर आपकी सरफेस एकदम स्मूथ है तो पेंडुलम और सरफेस है उसके बीच में आपका घर्षण एकदम कम होगा, और जो आपका स्विंग टाइम है पेंडुलम का वो एकदम ज़्यादा होगा, ओके. तो वो स्विंग टाइम से कैलिब्रेट करके हम सरफेस का रफनेस की मेजरमेंट कर सकते हैं बाय द वॉलेस सरफेस डायनामोमीटर. नेक्स्ट वन है आपका रिफ्लेक्टेड लाइट इंटेंसिटी. तो इसमें क्या होगा, आ पद्धतिમાં કોઈ એક નિર્ધારિત તીવ્રતાનું લાઇટ બીજા સરફેસ પર ફેંકવામાં આવે છે, જે અલગ અલગ દિશામાં અને ઓછી તીવ્રતામાં સરફેસ પરથી પરાवर्तित થાય છે. तो इसमें क्या होगा, एक इंटेंसिटी होगी लाइट की, उसको हम एक सरफेस के ऊपर आपात करेंगे, ओके. तो उस इंटेंसिटी के हिसाब से जो अलग अलग आपकी सरफेस होगी, जहाँ स्मूथ सरफेस होगी वहाँ से जो परावर्तित होंगे किरण उसकी इंटेंसिटी अलग होगी, ओके. और जहाँ पे आपका हॉल है, खरबचली सपाटी है, वहाँ से जो आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होगी उसकी इंटेंसिटी अलग होगी. तो उसको हम मेज़र करके उसके एनालिसिस करके हम जो आपकी सरफेस है उसकी रफनेस को मेजर कर सकते हैं. सो आ परावर्तन पामेला लाइट बीमोनी तीव्रता मापी अगाउथी લીધેલ કેલિબ્રેશન મદદ વડે સરફેસ ટેક્સચરનો ખ્યાલ મેળવી શકાય છે, ओके. नेक्स्ट मेथड है आपकी डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट मेथड. सो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट मेथड में क्या होगा, आपका
तो दो मेथड थे आपके, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट मेथड। तो इनडायरेक्ट में हमने क्या किया, कैलिब्रेशन किया, ओके, या फिर फोटोग्राफ्स लिए, उसको हमने एक दूसरे के साथ कंपेयर किया, टच था आपका, विजुअल इंस्पेक्शन था, टच इंस्पेक्शन था, स्केच इंस्पेक्शन था, उसकी हेल्प से हमने इनडायरेक्ट मेजरमेंट में आपका सरफेस रफनेस को मेजर किया। अब डायरेक्ट मेजरमेंट है, तो इसमें आपकी अलग अलग मेथड है डायरेक्ट मेजरमेंट के अंदर, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। સો આ પદ્ધતિમાં સરફેસ રફનેસની આંકડાકીય માહિતી મેળવી શકાય છે। आमा पद्धति ने क्वांटिटेटिव एनालिसिस पद्धति पण कहवाय है। ओके, तो इसमें आपको एक नंबर मिलेगा, न्यूमेरिकल आपको एक डिजिट मिलेगा उसका, ओके, कि इतनी आपकी सरफेस रफनेस माइक्रोन में या किसी भी डिजिट में आपको जो हमने फाइंड किए थे उसके यूनिट, उसमें आपको एक नंबर मिलेगा। सो डायरेक्ट पद्धति में स्टाइलस स्किड पर इंस्ट्रूमेंट वपराय है। आ इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिसिटी मदद थी कार्य करे छे। आ प्रकार इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट बे प्रकार हो। तो इसमें जो आपका स्टाइलस है, ओके, स्टाइलस स्किड है, वो क्या होगा, आपकी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कार्य करेगा। तो उसके भी टू टाइप्स हैं इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट के। एक प्रकारना इंस्ट्रूमेंट कैरियर मॉड्युलसना सिद्धांत पर कार्य करे छे। आ प्रकारना इंस्ट्रूमेंट में सपाटी पर स्टाइलसनी मूवमेंट हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर करंट ने मॉड्यूलेट करे छे। तो इसमें क्या होगा, जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो सरफेस है उसके ऊपर हम स्टाइलस को मूवमेंट करेंगे, और जो करंट है हाई फ्रीक्वेंसी, जो आपका कैरियर करंट है उसको मॉड्यूलेट करेंगे, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसके ऊपर से हम डिसाइड करेंगे उस सरफेस की रफनेस को। सो बीजा प्रकारना इंस्ट्रूमेंट हाई वोल्टेज जनरेटरना सिद्धांत पर कार्य करे छे। आ इंस्ट्रूमेंट में स्टाइलसनी सपाटी परनी मूवमेंट हाई वोल्टेज सिग्नल पैदा करे छे। उपरयुक्त बंने प्रकारना साधनों आउटपुटનું एम्प्लिफिकेशन करवू पड़े छे, आ एम्प्लिफाइड आउटपुटनी मददथी रिकॉर्डिंग अथवा तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट थाय छे। ओके, सो जो आउटपुट है उसको हम एम्प्लीफाई करेंगे, जो आपका फ्रीक्वेंसी मिलेगी, और वो एम्प्लीफाइड जो आउटपुट होगा उसकी हेल्प से हम रिकॉर्डिंग करेंगे, और जो आपका इंस्ट्रूमेंट होगा उसके ऊपर आपको जो रीडिंग है वो आपकी इंडिकेट होंगी, ओके, इन द डायरेक्ट मेजरमेंट। ना उसके अंदर डायरेक्ट मेजरमेंट के अंदर फर्स्ट है आपका स्टाइलस स्किड टाइप इंस्ट्रूमेंट नो कार्यसिद्धांत अन्य भागों। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एंड पार्ट्स ऑफ स्टाइलस स्किड टाइप इंस्ट्रूमेंट। सो इसमें क्या होगा, स्टाइलस स्किड टाइप इंस्ट्रूमेंट में नीचेना मुख्य भागों होय छे, स्किड अथवा तो शू। જ્યારે સ્કીડ ચેક કરવાની સપાટી પર સરકે છે ત્યારે તે સપાટીના સામાન્ય દિશાને અનુસરે છે અને મેઝરમેન્ટ માટેની લાઇન પૂરી પાડે છે। ડેટમ લાઇન સપાટીના ट्रैक्टर्स स्पर्शती लाइन है, ये बेबीनेस नो ख्याल आपे छे। सो जब हम इसको स्किड को इसके ऊपर स्टाइलस को मूव करेंगे, ओके, जब स्टाइलस को मूव करेंगे हम तो स्किड के ऊपर शू होगा। तो जब शू मूव करेगा सरफेस के ऊपर तो उसमें जो लाइन है, ओके, उसके उस हिसाब से हमें एक बेबीनेस मिलेगी, वेव मिलेगी। तो उस पर से हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं कि सरफेस की रफनेस कितनी है। नाउ स्टाइलस अथवा तो प्रॉप, तो इसमें क्या होगा, प्रॉप के अंदर तो તે સામાન્ય રીતે શંકુ આકારનો હોય છે અને डायमंड टिप धरावे છે। तो इसमें क्या होगा, जो आपकी इसकी टिप होगी स्टाइलस की वो डायमंड की होगी, उसका आकार कैसा होगा, शंकु आकार का होगा। सो टिपनी रेडियस 0.0025 mm જેટલી હોય છે। જ્યારે પ્રોપ સપાટી પર ખસે ત્યારે તે સપાટીની પિક્સ અને બેલીઝ ઉપર નીચે મુજબ ઉપર નીચે ખસે છે। આ મૂવમેન્ટ અથવા તો કંપન अन्य मैकेनिकल अथवा इलेक्ट्रिकल पद्धति द्वारा मैग्नीफाई करवामां आवे छे। मीन्स क्या, जब आपका स्टाइलस जो सरफेस के ऊपर मूव करेगा, ओके, तो सपाटी की जो पीक और वैली होंगी उसके हिसाब से क्या होगा, जो आपका स्टाइलस है वो अप एंड डाउन मूव करेगा, ओके, ऊपर नीचे आपका मूव होगा। तो उसके हिसाब से क्या होगा, उसके पल्स जनरेट होंगे, ओके, अप एंड डाउन पल्स जनरेट होंगे। तो उस पल्स को मैग्नीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल मेथड की हेल्प से। जो आपका मैग्नीफाई करेंगे तो उसका कुछ यूनिट आएगा, ओके, कुछ प्रोफाइल जनरेट होगी उसकी। तो उस प्रोफाइल के ऊपर से हम जो आपकी सरफेस है उसकी रफनेस का वैल्यू डायरेक्टली हम मेज़र कर सकते हैं। नव एम्प्लीफाइंग रचना, तो सपाटीनी माइक्रो जियोमेट्रिकल एरर्स मुजब स्टाइलसनी ऊभी मूवमेंट ने मोटी करी इंडिकेटिंग अथवा तो रिकॉर्डिंग डिवाइस द्वारा परमनન્ટ प्रोफाइल और रफनेसनी कीमत प्राप्त करवामां आवे छे। सामान्य रीते वर्टिकल दिशा में 40,000 थी 1,00,000 जेटलू और हॉरिजॉन्टल दिशा में 20 थी 200 जेटलू मैग्निफिकेशन मेळववामां आवे छे। ओके, तो इसमें क्या होगा, जो आपका सरफेस रफनेस है उसको मूव करेंगे, ओके, और जो आपका जो वैल्यू है, ओके, इन द वर्टिकल डायरेक्शन में आपकी वैल्यू आएगी 40,000 से 1,000 जितनी, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 20 से 200 जितना हम उसको मैग्नीफाई कर सकते हैं उस मूवमेंट को, और उसकी जो रीडिंग है हम इजीली प्राप्त कर सकते हैं। नाउ रिकॉर्डिंग एंड इंडिकेटिंग रचना,
सो रिकॉर्डिंग डिवाइस में पेन रिकॉर्डर वगैरह मदद सपाटीना प्रोफाइल रिकॉर्ड प्राप्त कर शकाय है, જ્યારે इंडिकेटिंग डिवाइस की मदद सरफेस की कीमत वाँची शकाय है। सो रिकॉर्डिंग डिवाइस के अंदर हम पेन रिकॉर्डर की हेल्प से जो आपकी प्रोफाइल है उसका रिकॉर्ड सेव करेंगे, और इंडिकेटिंग डिवाइस जो है उसकी हेल्प से हम उसकी सरफेस रफनेस की जो वैल्यू है उसको रीड करेंगे। नाउ एनालाइजिंग रचना और एनालाइजिंग डिवाइस इंस्ट्रूमेंट द्वारा મળતા સપાટીના પ્રોફાઇલનું એનાલિસિસ અલગ રીતે કરવામાં આવે છે, અથવા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં જ અમુક ऑटोमेटिक डिवाइस जोड़ीने सरफेस रफनेस की कीमत जानी सके है। तो जो आपको रीडिंग मिलेगा ओके उसको हम अलग से एनालिसिस भी कर सकते हैं, अथवा तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही हम कुछ ऑटोमेटिक डिवाइस भी फिट कर सकते हैं, उससे डायरेक्टली आपको जो वैल्यू है सरफेस रफनेस की वो डायरेक्टली मिल जाएगी। ओके उसके अंदर हमें एनालिसिस नहीं करना पड़ेगा, आपको कंपेयर नहीं करना पड़ेगा किसी के साथ, डायरेक्टली आप इंस्ट्रूमेंट अटैच करोगे उसके साथ एक, और डायरेक्टली आप उसकी वैल्यू ला सकते हो। सो स्टाइलस स्किट पद्धति पर आधारित विविध साधनों सरफेस रफनेसना मेजरमेंट माटे उपयोग में आवे छे, जे नीचे प्रमाणे है। सो जो आपका मेजरमेंट करना उसके लिए जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ होंगे वो आपके हैं प्रोफिलोग्राफ, ओके, टॉमिंसन सरफेस रफनेस मीटर, टेलर हॉब्सन टेलीसर। ओके सो इसके तीनों के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, इसकी पद्धति, रचना, कार्य सिद्धांत कैसे वर्क करते हैं। ओके सो फर्स्ट वन है आपका प्रोफाइलोग्राफ। सो प्रोफाइलोग्राफ कैसे वर्क करेगा। सो प्रोफाइलोग्राफ के अंदर आपका क्या होगा, आ साधन में डायमंड स्टाइलसना उपरना छेड़े एक नानी कॉइल राखवामां आवेली होय छे। आ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रहे तेवी व्यवस्था होय छे। तो आपका जो डायमंड स्टाइलस है ऊपर उसके एक एंड पॉइंट पे हम क्या कॉइल रखेंगे। ओके कॉइल उसके ऊपर बाउंड होगी। आ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रहे तेवी व्यवस्था होय छे, और जो कॉइल है आपकी जो बाउंड किया उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में पुट करेंगे। स्टाइलस જ્યારે સપાટી પર સરકે છે ત્યારે સપાટીની સરફેસના પેટર્ન મુજબ તેની વર્ટિકલ મૂવમેન્ટ થાય છે, આથી કોઇલમાં વિદ્યુત પ્રવાહ उत्पन्न થાય છે। तो जो हमने जो आपका स्टाइलस है उसके ऊपर हमने एक एंड पॉइंट पे कॉइल पुट की थी, बाउंड की थी। अब जब स्टाइलस आपका मूव करेगा सरफेस के ऊपर तो उसकी वर्टिकल मूवमेंट होगी। क्यों? क्योंकि जो आपकी अप एंड डाउन मूवमेंट होगी बेली, और आपका यहाँ पे राइज और फॉल होगा। ओके तो आपकी सपाटी सपोज ऐसी है खरवे चढ़ी, तो यहाँ पे जब आएगा आपका स्टाइलस तो यहाँ पे वर्टिकल मूवमेंट होगी उसकी अप एंड राइज। ओके सो जब आपका अप एंड डाउन मोशन होगा पीक एंड बेली के ऊपर, ओके तो क्या होगा उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगी, विद्युत प्रवाह उसके अंदर क्रिएट होगी, बिकॉज उसकी मूवमेंट होगी किसमें, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इसलिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगी। सो स्टाइलस ने ट्रेसर यूनिट में राखेलू होय छे। ट्रेसर ने सपाटी पर हाथ वड़े अथवा तो इलेक्ट्रिक मोटर वड़े चलावी शकाय छे। सो हम उसको जो स्टाइलस है उसको ट्रेसर यूनिट में फिट करेंगे, और ट्रेसर को हम जो सरफेस है उसको हम हाथ बाय द हैंड और इलेक्ट्रिक मोटर की हेल्प से भी उसको मूव कर सकते हैं। सो दिस इज अ फिगर of philograph. So here you can see in this figure जो आपका स्टाइलस है जब सरफेस के ऊपर मूव करेगा तो उसकी अप एंड डाउन मूवमेंट की वजह से उसका वर्टिकल मूवमेंट होगी, और जो स्टाइलस है उसको हमने किसमें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पुट किया है। तो जब ये मूवमेंट होगी इसके अप एंड डाउन तो क्या होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगी, और उस जो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगी उसको हम ट्रेसर की हेल्प से एम्पलीफाई करेंगे, और एम्पलीफाई करके आपको डायरेक्टली यूनिट में आप डायरेक्ट उसको मेज़र कर सकते हो कि आपकी सरफेस रफनेस की वैल्यू कितनी है। ओके सो उत्पन्न थયેલા विद्युत प्रवाहने एम्प्लीफायर द्वारा एम्प्लीफाई કરી તેને કેલિબ્રેટ કરેલા મીટરને આપવામાં આવે છે। આ मीटर पर सपाटीની रफनेसની वैल्यू RMS में वाँची शकाय છે। ओके जैसे कि मैंने बोला जब आपका इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगा, जब आपकी मूवमेंट होगी स्टाइलस की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगी, और जो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगी तो उसको हम एम्पलीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ एम्पलीफायर की हेल्प से। ओके और जो आपका कैलिब्रेट मीटर होगा उसकी हेल्प से हम डायरेक्ट उसकी RMS वैल्यू रीड कर सकते हैं। सो स्टाइलसનો डायमंड पॉइंट બ્લુરેમીનનો ટ્યુબમાં ટેકવેલો હોય છે, અને આ ટ્યુબ લાઇટ સ્પ્રિંગ સાથે જોડેલી હોય છે। એમ્પ્લીફાઈ કરેલા વિદ્યુત પ્રવાહને કેથોડ રે ઓસિલોસ્કોપને પણ આપવામાં આવે છે, જેથી તેને સ્ક્રીન પર સપાટીનો રફનેસનો પ્રોફાઇલનો ગ્રાફ મેળવી શકાય છે। ઓસિલોસ્કોપની સામે મૂકી કેમેરા રાખેલો હોય છે જે પ્રોફाइल परमानेंट रिकॉर्ड आपे છે। सो ईयर आपकी आगे की है। ओके यहाँ पे आपका ट्रेसर यूनिट है जो कि आपका एम्पलीफाई करेगा एम्पलीफायर की हेल्प से। यहाँ पे आपका इंडिकेटिंग यूनिट है, उसको डायरेक्टली कैमरा की हेल्प से आप मूवी कैमरा की हेल्प से डायरेक्टली हम उसका जो लीड जो आपका प्रोफाइल बनेगा, ओके ग्राफ प्रोफाइल, उसको हम डायरेक्टली रीड कर सकते हैं। सो दिस वन इज योर प्रोफिलोग्राफ। नाउ सेकेंड वन है आपका टॉमलिंसन सरफेस मीटर। नाउ इसके अंदर क्या होगा आपका, सो आ साधन में मैग्निफिकेशन माटे मिकेनिकल एंड ऑप्टिकल मेथड वपराय छे।
તેનું મિકેનિઝમ તથા કાર્ય નીચે મુજબ છે. સો स्टाइलस ने चेक करवानी सपाटी पर चलावવામાં આવે છે. तो दिस वन इज स्टाइलस. ओके, ये आपका स्टाइलस है जहाँ पे हमको जो आपको मेज़र करनी है जो भी सरफेस उसके ऊपर हम इसको मूव करेंगे स्टाइलस को. ओके, પછી અને તેની વર્ટિકल मूवमेंट ने 160 गणी मैग्नीफाई करवामा आवे छे. तो जो उसकी वर्टिकल मूवमेंट होगी उसको हम 160 टाइम्स उसको मैग्नीफाई कर सकते हैं. सो स्टाइलस ने स्प्रिंगना टेंशन वडे हॉरिजॉन्टल सिलिंडर साथे सतत संपर्कમાં રાખવામાં આવે છે. આ હોરિઝોન્ટલ સિલિન્ડર જેમ સ્ટાઇલસ ઉપર કે નીચે ખસે છે તે મુજબ રોલ થાય છે. સ્ટાઇલસને બોડી સાથે લીપ સ્પ્રિંગ વડે જોડવામાં આવે છે. તમારું સ્ટાઇલસ છે તેને આપણે તેની બોડીના આખી લીપ સ્પ્રિંગ વડે આપણે જોડવામાં આવે છે. ઓકે, સો હોરિઝોન્ટલ સિલિન્ડરને બીજી તરફ બે ફિક્સ રોલર પર ટેકવેલા હોય છે. આ તમારા બે ફિક્સ સિલિન્ડર રોલર છે. ઓકે, સો એને આપણે એના પર ફિક્સ કરીશું. સ્ટીલ આર્મનો એક છેડો હોરિઝોન્ટલ સિલિન્ડર સાથે જોડેલો હોય છે. તો તમારું આર્મ છે તેનો એક છેડો તમારો એન્ડ પોઈન્ટ તમારું કોની સાથે જોઈન્ટ હોય છે? તો હોરિઝોન્ટલ સિલિન્ડર સાથે. તમે જોઈ શકો છો હોરિઝોન્ટલ સિલિન્ડર સાથે તમારું જોઈન્ટ છે. તેનો બીજો છેડો પર ડ્રાઈવર સ્ક્રાઈબર હોય છે જે સ્મોક ગ્લાસ સ્કિન પર રફનેસને ટ્રેસ કરે છે. તો તમારું ડાયમંડ સ્ક્રાઈબર છે. સો દિસ એના બીજા એન્ડ પર આ ડાયમંડ સ્ક્રાઈબર છે જે તમારું મૂવ કરશે સ્પીડ ઉપર. સો અહીં આર્મની લંબાઈ અને સિલિન્ડરના ડાયામીટરના રેશિયો જેટલું મેગ્નિફાઈ વર્ટિકલ દિશામાં પ્રાપ્ત થાય છે. સો જે તમારું હશે એનું આપણે 160 ટાઈમ્સ મેગ્નિફાઈ કરી શકીએ છીએ એના વર્ટિકલ ડાયરેક્શન. સ્મોક ગ્લાસ સ્કિન પર મળતો પ્રોફાઇલ હોરિઝોન્ટલ દિશામાં મેગ્નિફાઈ થયેલો ન હોય તો સ્મોક ગ્લાસ પ્લેટનો ઓપ્ટિકલ પ્રોજેક્ટર પર મૂકી 100 ગણું મેગ્નિફાઈ કરી શકાય છે. ઓકે, સો અહીંયા તમારું વર્ટિકલ ડાયરેક્શન 160 ગણું મેગ્નિફાઈ થશે પ્લસ એનું જે પ્રોજેક્ટર છે તેને 100 ટાઈમ મેગ્નિફાઈ કરશે. એ ટોટલ તમારું જે ઓબ્જેક્ટ છે તે 16,000 ટાઈમ મેગ્નિફાઈ થશે. ઓકે, સો આ રીતે મિકેનિઝમ દ્વારા આપણે સ્કીડ પર અને સ્ટાઇલસની સપાટી પરનું દબાણ સ્વતંત્ર રીતે એડજસ્ટ કરીને આપણે એનું રીડિંગ મેળવી શકીએ છીએ. હવે એના એડવાન્ટેજ શું છે અલગ અલગ? સો પ્રમાણમાં કિંમત અને સાધન કરતાં ઓછી છે. તેની કોસ્ટ કેવી છે? ઓછી છે, ભરોસાપાત્ર છે. ઓકે, સપાટીના પ્રોફાઇલનો પરમાનન્ટ રેકોર્ડ પ્રાપ્ત થાય છે અને ઇલેક્ટ્રિસિટીની જરૂર પડતી નથી. સો આ બધા એના ફાયદાઓ છે. ઓકે, સો આ તમારું થયું ટોમલિન્સન સરફેસ મીટર. ઓકે, નેક્સ્ટ વન છે તમારું ટેલર હોબ્સન ટેલિસપ્સ. ઓકે, સો તમારું બીજું ડાયરેક્ટ મેઝરમેન્ટ માટેનું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે. સો આના વિશે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કરીશું. તો આજે આપણે બે ડિસ્કસ કર્યા. એક તો તમારું પ્રોફિલોગ્રાફ શું છે અને ટોમલિન્સન સરફેસ મીટર આજે આપણે ડિસ્કસ કર્યા ઇન ધ ડાયરેક્ટ મેઝરમેન્ટ ઓફ ધ સરફેસ રફનેસ. In the next video lecture we will continue from your third types of direct measurement.